हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के गवर्नर जनरल के बारे में और कौन-कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में सेवाएं दी, उनकी क्या उपलब्धियां रही एवं उन्होंने क्या अ, योगदान किए। साथ ही उनका मूल्यांकन करते हुए हम इस वीडियो का अंत करेंगे। सबसे पहले चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था जिसने बंगाल में 1772 से 1785 ईस्वी के मध्य अपनी सेवाएं दी। उसने अपना जो एक कैरियर था, यानी कि जो उसने अपना कैरियर प्रारंभ किया, वो उसने क्लर्क के रूप में किया था ईस्ट इंडिया कंपनी में, कलकत्ता में ही 1750 ईस्वी में। और एक क्लर्क से वो बंगाल के गवर्नर जनरल के पद तक पहुंचा। इससे पता चलता है कि वह एक योग्य व्यक्ति था और उसके द्वारा अत्यंत ही परिश्रम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल का पद प्राप्त किया गया था। उसके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले उसने द्वैध प्रणाली का समाप्त किया। द्वैध प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा प्रारंभ की गई थी। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, द्वैध प्रणाली के अंतर्गत दो प्रकार की प्रणालियां, यानी कि दीवानी और निजामत, इन दोनों को पृथक कर दिया गया था एवं दीवानी जो कंपनी के द्वारा नियंत्रित की जाती थी, वही निजामत कंपनी के द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा हैंडल की जाती थी। तो इस प्रकार से द्वैध शासन प्रणाली जो थी वह परिदृश्य में आई एवं उसको वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त कर दिया गया, क्योंकि उसके कारण बंगाल में बहुत अधिक अराजकता व्याप्त हो गई थी, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही थी और राजस्व में भी निरंतर कमी नजर आ रही थी। इसके साथ ही नवाब को वार्षिक भत्ते के माध्यम से 32 लाख रुपए जो दिए जाते थे, उसमें उसके द्वारा कमी करके 16 लाख रुपए कर दी गई और इसके द्वारा मुगल बादशाह को दी जाने वाली ट्रिब्यूट को रोक दिया गया। तो ये उसके द्वारा किए गए कुछ प्रारंभिक कार्य थे। आइए अब जानते हैं उसके द्वारा किए जाने वाले राजस्व सुधारों के बारे में। राजस्व संग्रह के लिए उसके द्वारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई कलकत्ता के अंतर्गत। ट्रेजरी जो थी, यानी जो खजाना था, उसको मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया। प्रत्येक जिले में हेतु ब्रिटिश कलेक्टरों की नियुक्ति की गई एवं अकाउंटेंट जनरल की भी नियुक्ति की गई। अनावश्यक जुर्मानों को समाप्त कर रेंट बढ़ाने पर रोक लगा दी गई। 1776 ईस्वी में पंचवर्षीय ठेके की समाप्ति पर एक वर्षीय प्रणाली अपनाई गई। 1781 में पुनः इस व्यवस्था में सुधार किया गया, तब प्रांतीय परिषदें समाप्त कर दी गई। यानी राजस्व व्यवस्था में उसके द्वारा बहुत अधिक सुधार किए गए और उनका मकसद ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व संग्रह में वृद्धि की जा सके। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, बंगाल एक समृद्ध प्रांत था जिसके अंतर्गत राजस्व संग्रहण की अपार संभावनाएं मौजूद थी। और द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत जो राजस्व संग्रहण प्रणाली थी, उसमें बहुत प्रभाव पड़ा था, जिसमें उसने सुधार लाने का प्रयास किया। दूसरा, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा न्यायिक सुधारों का काम भी किया गया। सबसे पहले उसने जमींदारों की जो न्यायिक शक्ति थी वह समाप्त कर दी। जमींदार बड़ी शक्ति ग्रामीण स्तर पर न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत रखते थे और उसका वह दुरुपयोग किया करते थे राजस्व संग्रहण में एवं कृषकों पर कई बार अत्याचार एवं जुल्म भी किया करते थे। इसको समाप्त करने का काम वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया। दूसरा, उसने न्यायिक पद्धति में सुधार करते हुए सिविल एवं क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना की। यद्यपि ये कोर्ट जो थे वह कलकत्ता में ही स्थापित किए गए थे, ग्रामीण स्तरों पर ग्राम पंचायतों का ही प्रयोग किया जाता था। तीसरा, क्रिमिनल कोर्ट के अंतर्गत भारतीय जजों की नियुक्ति की गई और एक जो बहुत महत्वपूर्ण काम उसके द्वारा किया गया वह था
कानूनों को संहिताबद्ध करना। मुस्लिम एवं हिंदू दोनों कानूनों को पृथक किया गया और इसके अलावा हिंदू कानूनों को संग्रहित कर उनको हिंदू कोड ऑफ गेंटू लॉज या द गेंटू लॉज करके एक नाम दिया गया, जिसके अंतर्गत ताकि जो हिंदुओं के साथ किए जाने वाला न्याय है उसमें और अधिक बेहतर बनाया जा सके, पारदर्शिता लाई जा सके। इसी प्रकार जो एक बहुत महत्वपूर्ण सुधार का कार्य था वो था रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 ईस्वी में लाया गया, उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता के अंतर्गत, और कलकत्ता में रहने वाले जितने भी नागरिक थे वे उसकी परिधि के अंतर्गत आते थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सुधार थे जो उसने न्यायिक क्षेत्र में किए। व्यापारिक सुधार, हेस्टिंग्स ने सबसे पहले दस्तक पद्धति समाप्त की। दस्तक पद्धति थी जिसके अंतर्गत जो कंपनी के गुमास्ते या एजेंट थे उनको दस्तक प्रदान की जाती थी, जिसके माध्यम से उनको चुंगी में छूट दी जाती थी। यह दस्तक को अक्सर ही अंग्रेजी एजेंट अन्य व्यापारियों को बेच दिया करते थे, जिससे कंपनी को बड़ी मात्रा में राजस्व हानि का सामना करना पड़ता था। तो इसको रोकने के लिए उसने दस्तक पद्धति को समाप्त कर दिया। दूसरा, उसने कंपनी के एजेंटों के द्वारा किए जाने वाले निजी व्यापार पर रोक लगा दी। तीसरा, जो रेगुलेटिंग एक्ट था वह हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही पारित किया गया एवं भारत में शासन का भार जो था गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्यीय परिषद थी उस पर डाला गया। इस परिषद में विभिन्न विषयों पर यद्यपि टकराव बना रहता था और इसे दूर करने के लिए बाद में पिट्स इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा किए गए कुछ प्रमुख कार्य थे जिनके बारे में हमने जाना। बाद में जब वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो 1786 ईस्वी में वह वापस लौटता है। वापस लौटने पर उसके विरुद्ध अभियोग चलाए जाते हैं, महाभियोग जो है वह प्रारंभ किया जाता है और उसका कारण था कि उसके द्वारा उसके जो विरोधी थे उन्होंने आरोप लगाया कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने कार्यकाल में बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार एवं मिसगवर्नेंस की है। तो उसके परिणाम स्वरूप जो एडमंड वर्क थे जो कि ब्रिटिश सांसद थे, उन्होंने उसकी गंभीर आलोचना की संसद में और करीब 8 वर्षों तक उसे महाभियोग का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में वह इन सभी आरोपों से मुक्त हो गया। लेकिन इसके अलावा वॉरेन हेस्टिंग्स ने नंद कुमार जो घटना हुई एवं इसके अलावा चैत सिंह अवध बेगमों के मामले हुए जिसमें उसने एक अदूरदर्शी सोच का परिचय दिया एवं भ्रष्टाचार करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ा। तो ये जो थे उसके कैरियर पर कलंक की भांति थे और इनसे वह नहीं बच पाया। अंत में उसको महाभियोग का सामना करना पड़ा। अब अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो विभिन्न अंग्रेजी लेखक उसकी आलोचना करते हैं और उसको बंगाल के दुख, अकाल की लंबी लड़ी एवं केवल ब्रिटिश राजनीतिक हितों के पोषक के रूप में देखते हैं। तो अगर हम उसका कार्यकाल देखते हैं तो वॉरेन हेस्टिंग्स कंपनी के प्रति समर्पित व्यक्ति नजर आता है, लेकिन जनता की दृष्टि से या नजर से देखें तो उसका कार्यकाल दुख एवं अकाल से भरा हुआ ही था, जिसमें बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार में संलिप्तता उसने व्यक्तिगत स्तर पर भी दिखाई थी। तो ये था वॉरेन हेस्टिंग्स। आइए अब चर्चा करते हैं भारत के दूसरे गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस के बारे में। चार्ल्स कॉर्नवालिस जो कि एक ब्रिटिश आर्मी का ऑफिसर था, 1786 ईस्वी में भारत आया एवं उसने उससे पूर्व वह अमेरिका का जो रण क्षेत्र था, यानी कि तत्कालीन जो अमेरिका था उसमें अपनी सेवाएं दे चुका था, जहां पर उसको पराजित होना पड़ा था। उसके बाद उसको भारत में गवर्नर जनरल का जो पद था वह प्रदान किया गया और यहाँ पे साथ ही उसने मिलिट्री कमांडर के रूप में भी भूमिका निभाई। अब हम देखते हैं कि वह कलकत्ता आता है 12 सितंबर को और अपना जो कर्तव्य पालन है वह प्रारंभ करता है।
अगर हम कॉर्नवालिस के कार्यों को देखें तो सबसे प्रमुख जो कार्य था कॉर्नवालिस कोड उसके द्वारा विकसित किया गया और जिसमें सिविल पुलिसिंग और जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए कानून और कायदों को नियत किया गया था। साथ ही उसने संस्कृत कॉलेज की बनारस में स्थापना की, जिसको आज हम गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज बनारस के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार उसके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए। अगर हम उसके प्रमुख सुधारों की बात करें तो जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण सुधार उसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया वह था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, यानी ये भू राजस्व प्रणाली थी जिसको उसने बंगाल एवं बिहार क्षेत्र में, बंगाल बिहार एवं उड़ीसा क्षेत्र में इंट्रोड्यूस किया। यह कानून के अंतर्गत जमींदार या भूपतियों को भू स्वामी का दर्जा दिया गया। वहीं जो कृषि कार्य करने वाले या कृषि को जोतने वाले किसान हुआ करते थे, इससे वह एक काश्तकार की भूमिका में चले गए। तो इसमें हम भूस्वामी और काश्तकार में अंतर समझ लेते हैं। भूस्वामी यानी जिसका नियंत्रण होता है भूमि पर, वहीं काश्तकार जो होता है वह भूमि को किराए पे जोतने का काम करता है। यानी कि बंगाल की जो पूरी भू व्यवस्था थी वह जमींदारों के हाथ में एक तरीके से स्थानांतरित कर दी गई। तीसरा इसमें जो एक महत्वपूर्ण बिंदु था वह यह था कि भू राजस्व के लिए एक महत्वपूर्ण जो सुधार किया गया वह यह था कि सूर्यास्त प्रणाली को प्रस्तावित किया गया। सूर्यास्त प्रणाली क्या है, यानी कि अगर सूर्य डूब जाएगा तो वह जो जमीन है जमींदार की वो बेच दी जाएगी, जिससे बहुत कष्ट भी उठाना पड़ा कुछ जमींदारों को। तीसरा जो भू राजस्व की दरें थी वह प्रारंभ में बहुत ऊंची थी, यानी कि भू राजस्व का 8/9 भाग कंपनी का था और 1/9 भाग जमींदार का हुआ करता था। लेकिन प्रारंभ में यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी और अंत में इस व्यवस्था को स्थायी बना दिया गया। इसीलिए यह सिस्टम जो था स्थायी बंदोबस्त प्रणाली भी कहलाया। प्रारंभ में जो जमींदार थे उनको काफी कष्ट उठाने पड़े क्योंकि भू राजस्व की दरें बहुत ऊंची थी, लेकिन स्थायी होने के कारण समय के साथ फिर वह उन दरों में वृद्धि हुई, लेकिन जो उससे होने वाला कलेक्शन था वह स्थिर बना रहा क्योंकि दरें जो थी वह स्थायी थी और उससे अंत में भूस्वामियों को बहुत लाभ होने लगा। और यही कारण है कि बाद में बंगाल के जो जमींदार थे वह सबसे भारत के सबसे समृद्ध जमींदारों में से एक बन गए। तो इस प्रकार से उसके द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणाली प्रस्तावित की गई जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के नाम से जानते हैं। सर्विस रिफॉर्म्स, तो सर्विस रिफॉर्म्स की हम जब बात करते हैं तो उसने सबसे पहले जो भ्रष्टाचार में कटौती करने का काम किया, उसके लिए निजी व्यापार की जो व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया और सभी प्रमुख पद जो थे यूरोपियों हेतु आरक्षित कर भेदभाव को जन्म दिया। अब यहाँ पे दो बात हुई कि एक तो उसने भेदभाव को समाप्त कर दिया और दूसरा उसने जो पद थे वो केवल और केवल यूरोपियों के लिए आरक्षित कर दिए जो उच्च पद थे, है ना। उससे ये हुआ कि एक भेदभाव प्रारंभ हो गया ब्रिटिश सिविल सेवा में, जो कि आगे चल के 1853 के सुधारों के माध्यम से कहीं हद तक कम हुआ, क्योंकि भारत के जो प्रथम सिविल सेवक थे वह 1875 में चयन होते हैं और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन था जो कि सिविल सेवा में हमें बाद में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर कॉर्नवालिस ने जो काम किया उससे कहीं ना कहीं भारतीयों में एक आक्रोश पनपा और भारतीयों ने इस व्यवस्था का विरोध करना भी प्रारंभ किया। तीसरा जो निजी व्यापार था उसको उसने कंपनी के जो एजेंट थे उनके लिए पूर्णतः समाप्त कर दिया और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था जिससे कि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। जुडिशरी रिफॉर्म्स, कॉर्नवालिस के द्वारा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्थापना की गई, हाईएस्ट कोर्ट जो था सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता का था और इसके अलावा सिविल और क्रिमिनल केसेस जो थे वो पृथक पृथक कोर्ट में उनकी सुनवाई होने लगी। कॉर्नवालिस के द्वारा कोर्ट फीस भी समाप्त कर दी गई और लॉयर्स के लिए एक निश्चित शुल्क या निश्चित फीस निर्धारित की गई। गवर्नमेंट सर्वेंट थे वह अपनी
गलतियों के लिए उनको स्यू किया जा सकता था, उन पे कार्रवाइयाँ की जा सकती थी। पुलिस रिफॉर्म्स जो थे आपके उसके द्वारा किए गए और डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है उसका नियंत्रण उनको सौंप दिया गया। इसके अलावा उसने थानों की स्थापना की ताकि कानून व्यवस्था में सुधार किया जा सके और उसको बेहतर बनाया जा सके। 1789 में उसने जो दासत्व प्रथा है उसको अंत करने का प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से पुलिस रिफॉर्म्स की दिशा में भी उसके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए गए। रिचर्ड कॉली वेलेस्ली वेलेस्ली जो है वह आपका तीसरा गवर्नर जनरल है और उसका जन्म 20 जून 1760 में डबलिन में हुआ था। अ, उसने उसकी जो महत्वाकांक्षा थी वो ब्रिटिश प्रभाव को बढ़ाने की थी भारत में गवर्नर जनरल के रूप में। तो जब वह गवर्नर जनरल बन के भारत आता है तो उसके द्वारा सब्सिडरी अलायंस की एक व्यवस्था लाई गई। यद्यपि सब्सिडरी अलायंस की व्यवस्था का जो जनक है वह डुप्ले को मानते हैं, परंतु वेलेस्ली ने इस व्यवस्था का व्यापक प्रयोग किया भारत में कंपनी के प्रभाव एवं विस्तार करने के लिए। लॉर्ड वेलेस्ली जो है वह सब्सिडी अलायंस व्यवस्था जो है उसके अंतर्गत एक रेजिडेंट जो जो है उसकी स्थापना की जाती थी, उसकी स्थापना करनी होती यानी कि उसकी नियुक्ति की जाएगी और इसके अलावा जो ब्रिटिश आर्मी को स्थानीय रियासतों को अपने खर्चे पर रखना होता था। तीसरा जो बदले में जो ब्रिटिश होते थे वह संरक्षण प्रदान करते थे और सुरक्षा की गारंटी देते थे। हैदराबाद के निजाम सब्सिडी अलायंस के अंतर्गत सुरक्षा प्राप्त करने वाली प्रथम रियासत थे। इसके पश्चात मैसूर, जयपुर, अवध तथा अन्य रियासतों ने भी सब्सिडी अलायंस को स्वीकार किया। अन्य जो महत्वपूर्ण घटनाएं इसके कार्यकाल में घटित हुई उनमें एक चतुर्थ एंग्लो मैसूर वॉर रहा। चतुर्थ एंग्लो मैसूर वॉर टीपू सुल्तान एवं अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया, जिसमें टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम के किले के द्वार पर लड़ते लड़ते मारा गया है। उसके पश्चात टीपू सुल्तान के यानी कि जो टीपू सुल्तान है उसको हटा के यानी कि उसके स्थान पे हिंदू बडिया डायनेस्टी जो है उसको पुनर्स्थापित किया जाता है। द्वितीय आंग्ल मराठा वॉर ये भी एक प्रमुख घटनाक्रम है जिसमें बैटल ऑफ अस्सी जो है वह फोर्स किया गया और मराठों को और बसीन की संधि की थी उसकी स्थापना की गई और ब्रिटिश जो प्रभुत्व है उसको समाप्त किया गया। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे। सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट पारित किया गया जो कि 1799 में लाया गया और उसके पूर्व प्रायर अप्रूवल की आवश्यकता होती थी और बाद में इसको सभी मीडिया के अन्य सभी जो स्वरूप है उन सब पे लागू कर दिया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा स्थापित किया गया और इसका जो कार्य था वो ब्रिटिश सिविल सेवक थे उनको प्रशिक्षित करना था भारतीय भाषाओं एवं संस्कृति में। महत्वपूर्ण विषय यह है कि फोर्ट विलियम कॉलेज इसलिए स्थापित किया गया क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली यह समझ चुका था कि जब तक हम भारत को भारतीयों के नजरिए से नहीं समझेंगे तब तक प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार नहीं लाए जा सकते। उसी को ध्यान रखकर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। हालांकि बाद में जो ये व्यवस्था थी उसमें परिवर्तन ला दिए गए थे, लेकिन यह एक अत्यंत ही दूरदर्शी सोच थी जिसको लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। फ्रांसिस रॉडन हेस्टिंग्स इसको लॉर्ड हेस्टिंग्स के नाम से भी जानते हैं और यह 1813 से 1823 ईस्वी के मध्य भारत का गवर्नर जनरल बना। वह इससे पूर्व अमेरिकी क्रांति में ब्रिटिश सेना में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुका था। 1813 में जब वह भारत आया तो उसके द्वारा एक जो लोन था वह नवाब के वजीर को प्रदान किया गया और साथ ही उसने गोरखाओं को 1816 ईस्वी में परास्त करने का काम किया। अगर हम हेस्टिंग्स के कार्यकाल को देखते हैं तो वह एक साम्राज्यवादी विस्तारक था एवं विशेष रूप से आंग्ल मराठा युद्धों में निर्णायक विजय, पिंडारियों की समाप्ति तथा गोरखा युद्ध के लिए उसका कार्यकाल जाना जाता है।
1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज कलकत्ता की उसके द्वारा स्थापना की गई। प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किया गया तथा सीरमपुर में कॉलेज के द्वारा भारतीयों को शिक्षा के प्रसार में योगदान दिया गया। 1819 में हेस्टिंग्स ने सिंगापुर को अधिग्रहित किया और साउथ ईस्ट एशिया में एक की स्ट्रेटेजिक जो कि लोकेशन आगे जाके सिद्ध हुई। इसके अलावा हिंदू कॉलेज की उसने कलकत्ता में स्थापना जो की गई थी और मिशनरियों को उसने जो प्रिंटिंग प्रेस है उसके लिए प्रोत्साहन किया छापे खाने की स्थापना करने के लिए और बाद में एक कॉलेज जो था सीरमपुर में वह स्थापित किया। तो इस प्रकार से उसके द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए जिससे शिक्षा व्यवस्था थी उसमें प्रोत्साहन मिले। इसके अलावा हम देखते हैं 1813 के जो चार्टर एक्ट था उसमें प्रथम बार शिक्षा पर एक विस्तारित विषय के रूप में शामिल किया गया था और 1 लाख रुपए का जो कोष था वह शिक्षा सहायता के लिए जारी किया गया था। विलियम हेनरी कैवेंडिश बेंटिंग यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो था उसकी नियुक्ति की गई थी 1828 ईस्वी में और वो भारत का पहला गवर्नर जनरल भी बना जिसने कार्यकाल में 1833 का चार्टर एक्ट पारित किया गया जिसके अंतर्गत ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत केंद्रीकरण को लागू किया गया। यह उसके गवर्नर मद्रास का गवर्नर का टर्म था। बेल्लौर म्यूटनी जब हुई यानी बेल्लौर का जो विद्रोह हुआ उसी के मद्रास के गवर्नर रहते हुआ था 1806 ईस्वी में। उसका कारण यह था कि उसने कुछ परंपरागत जो टीके आदि हैं उसके लगाने पर रोक लगाई थी जिसके विरोध में जो वेल्लोर के सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। इसके अलावा वह अपनी निरंतर सेवा प्रदान करता रहा। 1828 ईस्वी में उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से वह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया। उसने जो प्रमुख कार्य किए वह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य न केवल प्रशासनिक एवं अन्य क्षेत्रों में थे बल्कि सामाजिक सुधार की दृष्टि से भी उसका कार्यकाल बहुत महत्वपूर्ण था। वह जेरेमी बेंथम और जेम्स मिल के यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स के से बहुत अधिक प्रेरित था। यानी कि वह यह मानता था कि अगर हमें ब्रिटिश शासन व्यवस्था को भारत में स्थापित करना है तो उसके लिए पश्चिमीकरण को प्रोत्साहित करना होगा और उसके लिए यूटिलिटेरियन थ्योरी यानी कि उपयोगितावाद जिसमें बहुसंख्यकों के हितों को ध्यान में रख के काम किया जाए वह उस चीज को दर्शन के रूप में अंगीकृत करना चाहता था। साथ ही उसने कोर्ट प्रणाली को एवं शैक्षणिक प्रणाली को इसमें भी सुधार करने का व्यापक प्रयास किया। 1831 में विलियम बेंटिंग ने मैसूर का इस आधार पर नियंत्रण ले लिया कि वहां पर मिस गवर्नेंस फैली हुई है। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में उसके द्वारा पारित किया गया जिसमें उसने फारसी भाषा को इंग्लिश के साथ रिप्लेस कर दिया। उसके अलावा उसने भारतीयों को इंग्लिश शिक्षा पद्धति में प्रशिक्षित करने के लिए प्रेरित किया शिक्षित करने के लिए प्रेरित किया। मैकाले मिनट्स उसी के कार्यकाल में जारी किए गए थे। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में उसके द्वारा की गई और यह पहला पश्चिमी शिक्षा पर आधारित कॉलेज बना जो कि एशिया में स्थापित किया गया था और इसमें सभी जाति एवं वर्ण के लोगों को मेडिकल सुविधाएं जो थी प्रदान की जाती थी ऐसा विद्वानों का कहना है। इसके अलावा सामाजिक सुधार की दृष्टि से राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सबसे पहले उसने सती प्रथा का उन्मूलन के लिए 1828 का बंगाल सती रेगुलेशन जो था वह पारित किया। ऐसा राजा राम मोहन राय के समय में बंगाल में ऐसा दावा किया जाता है कि बड़ी संख्या में जो विधवा स्त्रियां होती थी उनको जलने पर या उनको सती होने पे बाध्य कर दिया जाता था, है ना। राजा राम मोहन राय जो थी उन्होंने लगातार बहु विवाह प्रथा बाल विवाह एवं
जाति कठोरता जो थी उसका निरंतर वे विरोध करते रहे और 1833 में इन्हीं बातों को ध्यान में रख के चार्टर एक्ट 1833 का था वह पारित किया। यह जो कानून है वह केंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए पारित किया गया था और इसके साथ ही इसमें जो भारतीय हैं उनको प्रथम बार सरकारी सेवा में नियुक्त करने के लिए मार्ग भी प्रशस्त किए। यद्यपि ये अभी लागू नहीं हो सका, 1853 के नियर जाके उसको लागू किया जा सका। फिर उसने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जो डंडे से मारने की प्रथा थी उसको रोका और सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक ठगी प्रथा को उसने रोकने का काम किया। जो ठग थे वह एक प्रकार के लुटेरे हुआ करते थे एवं रस्सी डालकर वह लोगों के जो प्राण थे वह ले लिया करते थे और साथ ही उनको लूट लिया करते थे। तो 1837 में उसने एक कठोर कार्रवाई करते हुए 1837 तक ठगी प्रथा का समस्त उन्मूलन कर दिया। लॉर्ड बेंटिंक 17 जून 1839 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। लॉर्ड मैकाले ने उसकी सादगी, संयम और धैर्य न खोने को उसका गढ़ बताया है एवं उसकी बुरी बुरी प्रशंसा भी की है। तो इस प्रकार लॉर्ड बेंटिंक 1857 से पूर्व में सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर जनरलों में से एक है और जिसके कार्यकाल में भारत पर न केवल प्रशासनिक रूप से उसने प्रभाव डाला बल्कि सामाजिक सुधार की दृष्टि में भी एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालने का कार्य किया। जेम्स एंड्रयू ब्राउन रामसे, जिसको हम लॉर्ड डलहौजी के नाम से भी जानते हैं, यह भारत में 1848 से 1856 ईस्वी के मध्य डलहौजी के द्वारा सेवाएं प्रदान की गई, जो उसके द्वारा व्यवगत की नीति एवं साम्राज्य विस्तार जो का कार्य महत्वपूर्ण रूप से किया गया जिसके लिए उसको जाना जाता है। आइए जानते हैं व्यवगत की नीति के बारे में। इस नीति में डलहौजी ने रियासतों को 3 भागों में वर्गीकृत किया था, यानी कि वे रियासतें जो उच्चतर शक्ति के अधीन नहीं थी और ना ही कर दिया करती थी। दूसरा, वे रियासतें जो मुगल सम्राट अथवा पेशवा के अधीन थी, उन्हें भी कर देती थी और अब वे अंग्रेजों की अधीनता में थी एवं अंग्रेजों को भी कर देने का काम करती थी। तीसरी, वे रियासतें जिनको सनद के माध्यम से स्थापित किया गया अथवा पुनर्जीवित की गई थी। इसमें प्रथम एवं द्वितीय प्रकार की रियासतों के लिए उसने उत्तराधिकार के नियम को लचीला बना के रखा एवं उन्हें गोद लेने की छूट प्रदान करी। वहीं जो तीसरी श्रेणी की रियासतों को गोद लेने की आज्ञा ना देने का उसके द्वारा निश्चय किया गया। सतारा इस प्रकार की प्रथम रियासत थी जो कि इस व्यवगत के सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित की गई और अवध जो थी वह अंतिम रियासत थी। अन्य रियासतों में संबलपुर, झांसी, नागपुर अन्य रियासतें थीं जिनका व्यवगत सिद्धांत के द्वारा मिलाया गया। यहाँ पर महत्वपूर्ण विषय यह है कि व्यवगत का सिद्धांत इस उद्देश्य से लाया गया था कि ब्रिटिश साम्राज्य था उसका विस्तार किया जा सके। यहाँ लॉर्ड डलहौजी का मकसद ये था कि 1813 में मुक्त व्यापार प्रणाली को भारत के अंतर्गत 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया गया एवं धीरे धीरे अंग्रेजी कंपनी जो थी वह अपना विस्तार कर रही थी। अन्य कंपनियों के लिए भी धीरे धीरे उन क्षेत्रों को ओपन किया जा रहा था, यानी अन्य जो फ्रांसीसी एवं अन्य क्षेत्रों के लोग थे उनको भी यहाँ पे व्यापार करने की अनुमति धीरे धीरे समय के साथ मिल रही थी। तो ऐसे में यह आवश्यक हो जाता था कि अधिक से अधिक क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनियां अपना विस्तार कर सकें, उसके लिए उन क्षेत्रों में वैसी ही संस्कृति, कनेक्टिविटी साधन एवं कानून व्यवस्था में एकरूपता लाने की आवश्यकता थी, जो कि जब ही संभव था जब भारत में अधिक से अधिक क्षेत्र अंग्रेजी कंपनियों के अधीन हो। उसी को ध्यान में रख के वह व्यवगत की नीति लेकर आया था एवं उसकी व्यवगत की नीति बहुत अधिक सफल भी रही, जिसमें उसने बड़ी मात्रा में ऐसी रियासतों का अधिग्रहण किया। लेकिन इसी व्यवगत की नीति के कारण भारत का 1857 का स्वतंत्रता संग्राम घटित हुआ, जिसमें अंग्रेजों का लगभग बोरिया बिस्तर गोल करने को मजबूर कर दिया गया। दूसरा आता है प्रशासनिक सुधार।
प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत रेलवे, टेलीग्राफ एवं पत्राचार विभागों की स्थापना की गई। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में मुंबई से थाने तक संचालित की गई थी। 1852 में टेलीग्राफ विभाग की स्थापना की गई तथा प्रथम टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता से आगरा के मध्य 1854 में बिछाई गई। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना की गई एवं सड़क, नहर, पुल तथा अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का कार्य इसके द्वारा किया गया। तो इस प्रकार से जो पोस्ट ऑफिस एक्ट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इन महत्वपूर्ण विभागों की नियुक्ति एवं स्थापना की गई है, हम देखते हैं। शैक्षणिक सुधार। चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच था 1854 ईस्वी में, वह लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही प्रस्तुत किया गया एवं इसके माध्यम से शिक्षा में व्यापक सुधार लाने का कार्य किया गया, जिसमें अंग्रेजी भाषा में शिक्षा इंट्रोड्यूस की गई, साथ ही मातृभाषा में स्थानीय स्तर पर शिक्षा देने का काम एवं शिक्षा का एक खांचा वह चार्ल्स वुड के डिस्पैच के माध्यम से ही तैयार किया गया। लॉर्ड डलहौजी ने एंग्लो वर्नाक्युलर जो स्कूल थे उनकी स्थापना की। विभिन्न प्रकार की विजयों के लिए सेकेंड यानी द्वितीय आंग्ल सिख वॉर 1848 से 49 के मध्य जो स्थापित किया जाता है और उसके अंतर्गत पंजाब राज्य का अधिग्रहण एवं सिख साम्राज्य जो है या सिख जो क्षेत्र है उसको समाप्त कर दिया जाता है। साथ ही ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है उसका वो किया जाता है, उस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, है ना। फिर द्वितीय आंग्ल बर्मी वॉर जो कि 1852 में घटित हुआ। यह युद्ध जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मी किंगडम के मध्य लड़ा गया। ब्रिटिश ने लोअर बर्मा का इसके अंतर्गत नियंत्रण स्थापित किया एवं बाद में ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप और कॉमर्स जो थी 1852 में वह हस्ताक्षरित की गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी एक बड़ा साम्राज्यवादी सिद्ध हुआ। सर रिचर्ड टेम्पल लॉर्ड डलहौजी को साम्राज्यवादी की संज्ञा देते हैं और विलियम विल्सन हंटर ने डलहौजी के कार्य का निचोड़ विजय संगठन में विकास में बताया है। अगर हम डलहौजी का मूल्यांकन करें तो वह एक निर्दयी साम्राज्यवादी था जिसने 1857 की क्रांति को सुलगाया, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य की चूलें भी हिल गई थी। धन्यवाद। यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसको सब्सक्राइब करना एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आगे के वीडियो के लिए दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।